अगर आज की रात तुमने उस हवेली का दरवाजा खोल दिया तो सुबह तक तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। यह बात सुनकर फैजान हंस पड़ा था। पुरानी लकड़ी की दुकान के बाहर बैठे बूढ़े आदमी की आंखें कांप रही थीं, लेकिन फैजान को उसमें सिर्फ डर दिखाई दे रहा था, सच नहीं। दिसंबर की सर्द रात थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रहमानपुर में कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंध में गुम हो जाता। फैजान अपने दोस्त आरिफ, साद और जुनैद के साथ गांव में अपने दादा की पुरानी जमीन देखने आया था। लेकिन गांव पहुंचते ही हर आदमी एक ही बात कर रहा था, कब्रिस्तान के पीछे वाली हवेली। लोग कहते थे कि वहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया, जो गया वो वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे वहां जिन्न रहते हैं, कुछ कहते थे कि वहां एक पूरा खानदान अचानक गायब हो गया था। मगर फैजान ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने शहर में पढ़ाई की थी, सोशल मीडिया पर डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर अपलोड करता था और उसके लाखों फॉलोअर्स थे। उसे लगा कि यह हवेली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंटेंट बनने वाली है। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकले। रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाता था। ठंडी हवा के बीच सूखे पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। दूर कहीं कुत्ते लगातार रो रहे थे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, माहौल भारी होता गया। फैजान ने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां जाने से पूरा गांव डरता है। लेकिन उसके पीछे चल रहा जुनैद बिल्कुल चुप था। उसे रास्ते भर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक उसने धीरे से कहा, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। फैजान हंसा, तू हर चीज से डर जाता है। कुछ देर बाद वो हवेली के सामने खड़े थे। विशाल काला दरवाजा आधा टूटा हुआ था। ऊपर लगी पुरानी घड़ी रात के 12 बजने से पहले ही रुक चुकी थी। हवेली के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी को निगल रहा हो। दीवारों पर काई जमी थी और हर तरफ सड़न की बदबू थी, जैसे यहां सालों से कोई सांस नहीं ली गई हो। आरिफ ने टॉर्च अंदर डाली और धीरे से कहा, यह जगह सच में अजीब है। अचानक हवेली के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। चारों कुछ सेकंड के लिए जम गए। फैजान ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास आकर फुसफुसाया हो, मत आओ। लेकिन फैजान रुका नहीं। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। पुराने फर्नीचर धूल में दबे पड़े थे। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। सीढ़ियों के पास एक बड़ा आईना रखा था जो आधा टूटा हुआ था। फैजान ने कैमरा उस आईने की तरफ घुमाया, लेकिन अचानक उसकी सांस अटक गई। आईने में 3 लोग दिखाई दे रहे थे, जबकि वहां 4 लोग खड़े थे। फैजान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सब मौजूद थे। फिर उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार उसमें सिर्फ वही अकेला खड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे। यह क्या था? तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी दर्दनाक कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। साद ने डरकर कहा, भाई बस अब चलते हैं। लेकिन फैजान का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने धीरे से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। फैजान ने दरवाजा खोला और फिर उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे। सफेद कपड़े खून से भरे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। आरिफ ने तुरंत फैजान को पीछे खींचा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया और फिर किसी ने कमरे के कोने से पढ़ना शुरू किया, तुम लोग वापस नहीं जाओगे? साद चीख पड़ा। जुनैद लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। तभी कमरे के अंदर इतनी तेज बदबू फैल गई जैसे कोई सड़ी हुई लाश पास हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अंधेरे में किसी चीज के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे। और फिर फैजान ने अपने कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस की। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? जवाब आया, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम यहीं रहोगे।
अचानक टॉर्च जल उठी, लेकिन जुनैद गायब था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जुनैद! आरिफ जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज इंसानी नहीं थी, भारी, टूटी हुई, जैसे कोई गला सड़ चुका हो। तीनों नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुख्य दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ दीवार थी। फैजान की सांसें तेज हो गईं। पहली बार उसे लगा कि वो सच में फंस चुके हैं। तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। हवा इतनी तेज चलने लगी कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। उन्हीं तस्वीरों में एक फोटो ऐसी थी जिसे देखकर साद की चीख निकल गई। उस फोटो में वही चारों दोस्त खड़े थे, लेकिन फोटो पुरानी थी, बहुत पुरानी। नीचे तारीख लिखी थी 1998, जबकि उन चारों में से किसी का जन्म भी तब नहीं हुआ था। फैजान के हाथ से कैमरा गिर गया और तभी पीछे से जुनैद की आवाज आई, मुझे बचाओ। तीनों तुरंत पीछे मुड़े। जुनैद सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। आरिफ डर कर पीछे हट गया। यह जुनैद नहीं है। जुनैद धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं थी, टेढ़ी मुड़ी हुई थी। वो चलते हुए हंस रहा था। तुम लोग क्यों आए यहां? उसकी आवाज एक साथ कई लोगों जैसी लग रही थी। साथ जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी जुनैद अचानक दर्द से चीखा और पीछे हट गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियां टूट गईं। लेकिन अगले ही पल पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। और फिर ऊपर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आने लगी। फैजान का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सीना फट जाएगा। हवेली अब किसी इमारत जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा हो। हर दीवार सांस ले रही थी। हर कोने से किसी के देखने का एहसास हो रहा था। ऊपर दौड़ते बच्चे की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। ठक ठक ठक। फिर अचानक सब शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि तीनों को अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। आरिफ कांपती आवाज में बोला, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन निकलने का रास्ता था ही नहीं। फैजान ने दीवार को हाथ लगाया जहां पहले दरवाजा था। दीवार बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी उसे अंदर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे कैद हो। साद की हालत खराब हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, हमसे गलती हो गई। तभी ऊपर वाली मंजिल से फिर वही औरत के रोने की आवाज आई, मगर इस बार उसके साथ किसी बच्चे के हंसने की आवाज भी थी। फैजान ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर जुनैद ऊपर है तो हमें उसे लेकर निकलना होगा। तीनों दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन अब हवेली बदल चुकी थी। ऊपर पहुंचते ही लंबा गलियारा पहले से कहीं बड़ा दिखाई दे रहा था। दीवारों पर नए दरवाजे थे जो पहले नहीं थे। हर दरवाजे के पीछे से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई धीरे धीरे कुरान पढ़ रहा था, कहीं किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अचानक सबसे आखिरी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से पीली रोशनी बाहर आई। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरे के बीच में पुराना पालना रखा था जो अपने आप हिल रहा था। छी 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 छी। साद ने कांपते हुए पूछा, इसमें कौन है? कोई जवाब नहीं। फैजान धीरे धीरे पालने के पास गया और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका खून जम गया। पालने में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। वही कैमरा जो जुनैद के हाथ से गिरा था। लेकिन कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। वीडियो में वही हवेली दिखाई दे रही थी। फिर कैमरा धीरे धीरे एक कमरे की तरफ गया और वहां 4 लाशें पड़ी थीं। फैजान, आरिफ, साद और जुनैद। तीनों की सांस रुक गई। वीडियो में तारीख आज की थी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पालना बहुत तेज हिलने लगा। ची ची ची। फिर पालने के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। साद चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे, जैसे सैकड़ों लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों।
फैजान ने कांपते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उसके साथ आरिफ और साद भी पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा भारी होने लगी, दीवारों से अजीब चीखें आने लगी और तभी अचानक पालना रुक गया। पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। तीनों बिना पीछे देखे भागे। सीढ़ियां में उतरते समय फैजान ने देखा कि नीचे हॉल में कोई खड़ा है। वो जुनैद था, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य था। वो रो रहा था। मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। साद उसके पास भागा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, जुनैद का चेहरा अचानक फटने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका मुंह इंसानों से कई गुना बड़ा खुल गया। तुम सब यहीं मरोगे। उसकी चीख से पूरी हवेली कांप उठी। तभी ऊपर से झूमर टूटकर गिरा। आरिफ बाल बाल बचा। चारों तरफ धूल भर गई। उसी धूल के बीच फैजान को मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। भागो! तीनों पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से जुनैद जैसी वो चीज दीवारों पर चढ़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी। बस कुछ कदम और तभी साद का पैर टूटे फर्श में फंस गया। मुझे बचाओ! वो चीखा, लेकिन पीछे वो चीज तेजी से आ रही थी। फैजान और आरिफ ने साद को खींचने की कोशिश की, मगर उसका पैर बुरी तरह फंस चुका था। साद रोने लगा। मुझे छोड़कर मत जाना। पीछे से वो आवाज और करीब आती जा रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। फैजान समझ चुका था कि अगर वो रुके तो तीनों मर जाएंगे। उसने कांपती आवाज में कहा, माफ करना भाई, और वो आरिफ का हाथ पकड़कर बाहर भाग गया। पीछे से साद की चीखें हवेली में गूंजती रहीं। दोनों हवेली से बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़े। उनके पीछे हवेली बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे अंदर कभी कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होते ही गांव वाले वहां पहुंचे। फैजान और आरिफ की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, वो अभी भी अंदर है। गांव वालों ने पुलिस बुलवाई, लेकिन जब पुलिस हवेली के अंदर गई, वहां कोई नहीं मिला। ना जुनैद, ना साद, ना किसी संघर्ष का निशान। सिर्फ ऊपर वाले कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, दरवाजा फिर खुलेगा। उस रात के बाद फैजान ने कभी वीडियो नहीं बनाई। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता था। वो सपना जिसमें साद अंधेरे में खड़ा होकर कहता, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? और फिर उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली औरत दिखाई देती। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।